नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2022 का चुनाव मुझे जितना दिखाई दे रहा है, कई बार मुझे दो और चुनाव याद आ रहे हैं, 1977 और 1984। 1977 वो नाराज़गी का, गुस्से का, विरोध का चुनाव था। इमरजेंसी के विरोध का, नसबंदी के विरोध का, इमरजेंसी के दौरान जो लोगों पर अत्याचार हुए उसके विरोध का, जनतंत्र की पुनर्स्थापना का, इसका चुनाव था। और उस चुनाव को पार्टियों ने नहीं लड़ा। जनता पार्टी बन गई थी कई पार्टियों को मिलाकर, लेकिन वो चुनाव लड़ा आम लोगों ने, मतदाता ने, जनता ने। नेताओं के चुनाव प्रचार से ज़्यादा पार्टी का प्रचार आम लोगों ने किया, मतदाताओं ने किया, और स्वेच्छा से किया, कोई दबाव नहीं था। फिर मुझे याद आता है 1984 का चुनाव। इंदिरा जी की हत्या के बाद सहानुभूति का चुनाव था। सिख आतंकवाद के विरोध का चुनाव था, उसके खिलाफ गुस्से का चुनाव था। तो उसमें दो भावनाएं थी, एक विरोध, गुस्सा, और दूसरा सहानुभूति। दोनों चुनावों में लहर चली। लेकिन आप उस समय की रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, मीडिया के किसी भी व्यक्ति की, बड़े से बड़े जो एनालिस्ट थे, बड़े से बड़े जो नेता थे, जो चुनाव लड़ रहे थे 1977 में, जनता पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ रहे थे 77 में, जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता थे, जनाधार वाले नेता थे, पब्लिक की पल्स समझने वाले नेता थे, लोगों का रुख भांपने वाले नेता थे, संघर्ष से निकले नेता थे, लगातार संघर्ष में ही रहे हुए लोग थे। बीच में 1967 से 70 के बीच में संविध सरकारों को छोड़ दे तो उनमें से ज़्यादातर कभी सत्ता में नहीं रहे थे। उन लोगों को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होने जा रही है। और उनमें से किसी को भी, उनमें से क्या, पूरी राजनीति, पूरे देश में किसी को भी ये कतई भरोसा नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी। लेकिन ये सब हुआ। और वो जो लहर है, ये जो गुस्सा है, ये जो परिणाम है, ये सब दिखाई दिया जब चुनाव आयोग ने नतीजों की घोषणा की। वो उस समय था जब रात भर, मुझे याद है कि हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, रात भर लखनऊ में घूम कर जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हुए थे, ख़ासतौर से टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर, वहाँ जैसे जैसे एक एक सीट का नतीजा आता था, वैसे वैसे लोगों का माहौल बदलता था। जब इंदिरा गांधी के बारे में पहली खबर आई, किसी को यकीन नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग जिनके पास साधन था, संभव था, वो बीबीसी सुनने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ आ जाए खबर तो कन्फर्म होगी। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंदिरा गांधी हार सकती हैं, रायबरेली से वो भी। लेकिन ऐसा हुआ। इसी तरह से 1984 में, मैंने शायद पहले जिक्र किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने जौनपुर में एक सभा देखी रामकृष्ण हेगड़े की। बड़े नेता थे जनता पार्टी के, बड़े जनाधार वाले नेता थे, कर्नाटक के लोकप्रिय नेता थे। उनकी सभा होने वाली थी शाम को 5-6 बजे। और उन दिनों इस तरह का चुनाव आयोग का वो कोई नियम नहीं था कि 10 बजे ख़त्म हो जाएगी, 11 बजे। जब तक आते थे नेता, चुनाव की सभाएँ होती रहती थी देर रात भी। वो रात में लगभग 11:45 बजे पहुँचे। और आप समझ लीजिए कि दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत थी, और ये सभा जो हो रही थी वो खुले में खेत में हो रही थी। उस समय भी कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग इंतज़ार कर रहे थे। और उनकी सभा के बाद दूसरे दिन अखबारों में छपा कि वहाँ से ओम प्रकाश श्रीवास्तव उम्मीदवार थे जनता पार्टी के। ये हुआ, अब तो उनकी जीत पक्की है। मुझे याद नहीं कि उनकी जमानत बची थी कि नहीं। तो लोगों का ये जो रवैया है, ये जो लहर होती है, वो हमेशा परिणाम के बाद दिखाई देती है। चुनाव के दौरान हमेशा टक्कर दिखाई देती है। किसको दिखाई दे रही थी लहर ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में? किसको 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर दिखाई दे रही थी? 180, 200, 190 ऐसी सीटें बताई, कांटे की टक्कर, बहुत कड़ा मुकाबला। ये सब बातें सुनने को 2017 में भी मिल रही थी, अब भी मिल रही हैं। क्या है कि बीजेपी की एक समस्या है
कि मीडिया का और इंटेलेक्चुअल्स का एक बड़ा वर्ग है जो हमेशा उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाता है, बहुत मजबूती से बनाता है, और उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। वो ऐसा नैरेटिव बनता है जो आपके विश्वास को डिगा सकता है, और जब कभी उसका इस तरह का नैरेटिव सफल हो जाता है तो आपके मन में एक आशंका घर कर जाती है कि पिछली बार सही हो गए थे, इस बार भी हो जाएंगे क्या। तो वो आपका विश्वास डिगाती, आप जो देख रहे हैं उसको एक बार, दो बार, तीन बार कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, फिर भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन मुझे हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं, एकदम उल्टा नतीजा आ जाए, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर जो दिखाई दे रहा है वो गलत है, अगर जो समझ में आ रहा है वो गलत है, तो मैं चुनाव के बाद, नतीजों के बाद ज़रूर आपसे क्षमा मांग लूँगा। लेकिन इस डर से कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं वो बात नहीं कह सकता जो मुझे दिख नहीं रही। अब आप कह सकते हैं कि आपकी नज़र पे जो है चश्मा लगा हुआ है, दूसरा कोई भी आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और अगर मैं गलत हो गया तो आप कह सकते हैं कि आप सही साबित हुए और आपने साबित कर दिया कि मैं दूसरे चश्मे से देख रहा था। इस सब के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, ये चुनाव मतदाता लड़ रहा है, आम लोग लड़ रहे हैं। और इसके संकेत आपको जगह जगह दिखाई देंगे। आप देखिए कि ये जो चल रहा है नमक का मुद्दा, नमक की जो शपथ दिलाई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि जिन्होंने नमक दिया है, जिनका नमक खाया है, उनसे नमक हरामी मत करना, ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, ये मुद्दा बीजेपी के लोगों ने नहीं उठाया है, ये गांव में लोगों ने स्वतः स्फूर्त ये मुद्दा उठाया है। अब आप कह सकते हैं कि वो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी से प्रभावित हैं। बीजेपी के वोटर, बीजेपी से प्रभावित लोग पहले भी हुए हैं, लेकिन वो अपनी ओर से मुद्दा नहीं उठाते, कोई मुद्दा बनाते नहीं ऐसे चुनाव का। वो तभी होता है जब लहर वाला चुनाव होता है, जो 77 में था, जो 84 में था। तो इसलिए जो है, अब एक ही उदाहरण नहीं है, उसके अलावा देखिए जिस तरह का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जताते हैं, और उसका कारण है, वो अकारण नहीं है। वो ऐसा नहीं कि बीजेपी के प्रति कुछ प्रेम है, कुछ उनके समर्थन में है इसलिए बोल रहे हैं। मैं जब ये बात कह रहा हूँ इन दोनों नेताओं के बारे में, तो मैं उन लोगों की सिर्फ बात कर रहा हूँ जो बीजेपी के विरोधी हैं, जो मोदी के विरोधी हैं, जो योगी के विरोधी हैं। उनके पास भी इन दोनों नेताओं की ईमानदारी के विरोध में कहने के लिए कुछ नहीं है। इन नेताओं का परिवारवाद से दूर दूर तक नाता नहीं है, इसको काटने का उनके पास कोई तर्क, कोई तथ्य नहीं है। और ये बात बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे हैं, ये बात आम मतदाता बोल रहा है। गांव में जाइए, पूछिए करप्शन के बारे में, उसके बारे में, तो आप जवाब मिलने की बजाय आपसे सवाल किया जाता है कि ए भैया, मोदी योगी केकरे बदे कमाई हैं, मतलब किसके लिए कमाएंगे? उन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए तो कुछ किया नहीं, परिवार के लोगों को बढ़ावा तो दिया नहीं। योगी जी का जो पूर्व परिवार था, उनके संन्यास लेने से पहले का, उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के लोगों की स्थिति देख लीजिए, और वो एक दिन, दो दिन, एक साल, 2 साल से सत्ता में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल से ज़्यादा समय से सत्ता में है। कोई एक उनका विरोधी, उनका दुश्मन, उनसे घृणा करने वाला खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने परिवार के लिए ये किया। इस वजह से भरोसा है ये चुनाव। इसलिए ये जो डबल इंजन की बार बार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, भाजपा के दूसरे नेता बात कर रहे हैं, मैं दूसरे डबल इंजन की बात कर रहा हूँ। ये जो नेतृत्व का डबल इंजन है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है। मैंने ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा जिसमें एक ही पार्टी की अगर सरकार हो दोनों जगह, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की छवि इस तरह की हो कि जिनकी ईमानदारी पर कोई शक ही नहीं हो, जिन पर परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही ना हो, जिनके बारे में उनके विरोधी भी ये सवाल न उठा रहे हों। और बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी के रूप में पेश किया जाता है।
ये परसेप्शन बनाया गया है और ये मुसलमानों के मन में घर कर गया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चुनाव में, और ये पहली बार हो रहा है, इस चुनाव में जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो बदमाश है, जो अवैध कारोबार चलाते थे, जो अवैध बूचड़खाने चलाते थे, गोवंश की तस्करी करते थे, लूट मार हत्या करते थे, उनको छोड़ दीजिए। आम मुसलमान से आप पूछिए, सरकार की आलोचना का उसके पास कोई आधार नहीं है। वो भले कहे कि हम वोट नहीं देंगे, वो भले कहे कि हमको पसंद नहीं है बीजेपी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो उसके खिलाफ हो, जो उससे भेदभाव करता हो। ऐसी एक भी बात बताने की स्थिति में उत्तर प्रदेश का एक भी मुसलमान नहीं है। राजनीतिक अपने अपने लगाव के कारण वो कोई भी कुछ भी कहे, वोट कहीं भी दे, समर्थन किसी का भी करे, प्रचार किसी का भी करे, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के खिलाफ बोलने के लिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि ये चुनाव आम लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं लड़ रही है, इसके 3 उदाहरण देता हूँ। और ये शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये तीनों तीसरे चरण में ये घटनाएं हुई हैं। पहली घटना शाहजहांपुर की, यादव समुदाय का भाजपा समर्थक और यादव समुदाय का समाजवादी पार्टी समर्थक, दोनों में झगड़ा हुआ। सपा के यादव ने भाजपा के यादव को गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। तो यादव तो बीजेपी का समर्थक नहीं है, वो बीजेपी के समर्थन में इस हद तक कैसे जा सकता है कि जान गंवाने को तैयार हो जाए? ऐसी स्थिति आने दे कि उसकी जान भी जा सकती है। दूसरा उदाहरण बदायूं का, मुसलमान भाजपा समर्थक और मुसलमान सपा समर्थक, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों पार्टियों के समर्थन को लेकर। सपा के समर्थक मुसलमान ने भाजपा के समर्थक मुसलमान को गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। मुसलमान बीजेपी का वोटर तो नहीं है। आपने कभी सुना है कि किसी मुसलमान की भाजपा का समर्थन करने के कारण जान चली गई हो? तीसरी घटना फिरोजाबाद की, फिरोजाबाद में ब्राह्मण भाजपा समर्थक और यादव सपा समर्थक झगड़ा हुआ। सपा के यादव समर्थक ने भाजपा के ब्राह्मण समर्थक को गोली मार दी, उसकी स्थिति जो है गंभीर थी, लेकिन अब खतरे से बाहर है। बड़ा जो है विमर्श बनाया गया, बड़ा नैरेटिव बनाया गया कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज़ है। यहाँ एक ब्राह्मण है जो अपनी जान देने को तैयार है बीजेपी के लिए, तो वो क्या वोट नहीं देगा? पता, ये नैरेटिव आप देखिए किस तरह का बनाया जा रहा है। जो पार्टी के समर्थन में अपनी जान की बाजी लगा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज़ है, बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये घटनाएं बता रही हैं, ये उदाहरण बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अब नहीं लड़ रही है, आम लोग लड़ रहे हैं। लोगों को जो सुविधा मिली है, जिस तरह की योजनाओं का लाभ मिला है, उनकी लंबी सूची है। मुफ्त राशन से लेकर किसान सम्मान निधि हो, श्रम कार्ड का पैसा हो 1000 रुपये महीने का, पेंशन का 500 रुपये का पैसा हो, जनधन अकाउंट के जरिए जो मिल रहा है, उसके अलावा शौचालय, घर, बिजली, सड़क, पानी, ये सब चीज़ें लोगों की ज़िंदगी को बदल रही हैं। ये बदलाव मतलब जिसको कहते हैं टेंजिबल बेनिफिट, ठोस लाभ जो है वो उनको दिखाई दे रहा है। ये आश्वासन का लाभ नहीं है कि हम आए सत्ता में तो ऐसा करेंगे, आ गए तो बोले कि ये दिक्कत हो गई थी। और ये सब काम हुआ है 2 साल के कोरोना के व्यवधान के बाद, इतनी बड़ी महामारी के बावजूद। इन सब उदाहरणों से, और आप गांव में घूमिए, जिस तरह से लोग, तमाम वृद्ध व्यक्तियों से बात कीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति का आपको वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा हिस्सा दिखाता हूँ। और भाजपा जोन बा हराऊ आसान नहीं है, जनता का बड़ी नसीब खराब हो तबे मान चला हारे। हाँ बाबा, बात हमारे से के आशीर्वाद है कि भाजपा रोवा रोवा से यह है कि भाजपा आवे, नहीं तो सारे अब की चमड़ी नहीं, अपनी खूनवा पी गई है। बाल ब्रह्मचारी योगी मोदी ऐसा आदमी कहाँ देश मिले, का नीचे हो के आए हैं। अब इनका अगर ये तिरस्कार कह दे, सार नरकों में ठिकाना लागे।
आपका रिकॉर्डिंग होता है नाना जी, आपका यही आप हम टीवी में दिखाएंगे। हम भेज दे पे कम मोदी जी योगी जी का। हाँ, योगी मोदी हार है ना, हमारी बात लेके जी हैं, लेकिन मोदी योगी का हार गए, देश का नाश हो गए। या कहा था अयोध्या का नाम है हम जोन बाप फिर लिया जे बह जब गोली चलवा जो है अयोध्या मकार सेवक के ऊपर, तो जोन बाप बदले सका था तू नहीं गलत काशी भाई बताया। नहीं एकदम सही कहा था। तो एक बार मोदी योगी जिंदाबाद नाम करें। पे खड़ा है। तो बाबा एक बार मोदी योगी जिंदाबाद करें। अरे भैया मोदी तो हमारी कहती 1000 बार जिंदाबादी। कैसे रोआ रोआ जो है उनका आशीष दे रहा है मोदी योगी को, भाजपा को, और वो व्यक्ति कह रहा है कि बीजेपी नहीं आई तो ये लोगों का दुर्भाग्य होगा। जब एक पार्टी की हार की आशंका से लोग उसको अपने दुर्भाग्य से जोड़ दें तो समझिए कि ये लहर का चुनाव है। अब इसके बाद भी मेरा आकलन गलत हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई भारी गलती हो रही है। लेकिन अब तक का जो मेरा अनुभव है, जो इंस्टिंक्ट भी बोलती है, उसके हिसाब से भी मुझे नहीं लग रहा है। बीजेपी के सत्ता में न आने की मुझे कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये मतदाता के आशीर्वाद का चुनाव है। 77 भी नहीं था ऐसा, 84 भी ऐसा नहीं था। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं कम से कम उत्तर प्रदेश में जो मतदाता के प्रसन्न संतुष्ट मतदाता के आशीर्वाद का चुनाव है। तो इसलिए इस चुनाव का महत्व बहुत है और ये चुनाव पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला है। आने वाले समय में राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा, नए सिरे से योजना बनानी पड़ेगी, चुनाव लड़ने का नया तरीका खोजना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता की महत्वाकांक्षा जाग चुकी है और ये महत्वाकांक्षा बहुत आसानी से संतुष्ट नहीं होने वाली है। ये समस्या क्या भाजपा के सामने भी आ सकती है अगले चुनाव में, लोकसभा या उसके बाद विधानसभा के चुनाव में। इस पर बात करूंगा किसी और दिन। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।